नमस्कार, मैं मनीष कुमार सन्हा आज अपने YouTube चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से देश और दुनिया की किसानों की हालत आपके सामने रखने जा रहा हूँ और शिक्षा के अंतर्गत में दुनिया में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, रहा है और रहेगा। इसमें परिवर्तन करना और परिवर्तन करते करते बहुत वक्त लग जाएगा। आज भी हमारे देश की जो नींव है वो किसानों पर ही टिकी हुई है और हमें अपने देश के किसानों की रक्षा करना होगा। ऐसे तो ये बड़ी दुख की बात है, आए दिन अखबारों में ये पढ़ने को मिलता है कि किसानों ने अपने परिवार समेत आत्महत्या कर लिया। कई बार तो कुछ फिल्मों का भी दृश्य होता है, फिर भी हमारी आंखें खुली नहीं हैं। हम इसे देख करके भी अनजान बने रहते हैं और बनते आए हैं। किसानों का दर्द हमें नहीं दिखता, हमें तो सिर्फ अपने पॉकेट को भरना आता है और कुछ नहीं। हम तो सिर्फ मैं के बारे में सोचने वाले इंसान हैं। दुनिया को एक नज़र से देखना, इक्वालिटी के साथ देखना, इक्वालिटी के साथ समानता, ये हमसे ना हो पाएगा। ये हमारे विचारों में ही नहीं है। अगर नहीं है तो आज जान लीजिए कि किसानों के साथ जब दुर्दशा होती है तो देश के साथ क्या होता है। आज मैं आपके सामने ताजा उदाहरण पेश कर रहा हूं। उत्तर कोरिया का तो नाम आपने सुना ही होगा। आए दिन मीडिया में उत्तर कोरिया के बारे में चर्चा होते रहती है। कभी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बयानबाजियों की वजह से, तो कभी अटकलबाजियों की वजह से, कभी वो खुद को गायब कर देते हैं, तब जाकर मीडिया उनके पीछे लग जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर कोरिया जहां का शासक एक तानाशाह है, वहां की मीडिया के पास भी अधिकार नहीं है कि वहां के तानाशाह के खिलाफ लिख सके। फिर भी रिसर्चर्स ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखा है। उत्तर कोरिया में भूखमरी की हालत उत्पन्न हो चुकी है। आए दिन वहां खाद्य सामग्रियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम इंसान दर्दनाक जिंदगी जी रहा है, मरने को मजबूर हो रहा है। 18 जून 2021 उत्तर कोरिया का शासक देश को संबोधित करते हुए कहता है कि उत्तर कोरिया में खाद्य सामग्रियों की कमी है, अभाव हो चुका है और देश की जनता को अल्टीमेटम भी देता है। अगर हम उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की बात करें तो एक ब्लैक टी की कीमत $70 है। वहीं एक पैकेट कॉफी खरीदने के लिए $100 देनी होती है। चलिए मैं आम वस्तुओं की ऊपर चर्चा करता हूं, क्योंकि ये कॉफी और चाय जो है वो तो ऐसो आराम की बातें हो जाएंगी, लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए हो जाएंगी। हमारे देश में आप जानते हैं केला दर्जन से मिलता है, परंतु उत्तर कोरिया में केला किलो के भाव से मिलता है और 1 केजी केला की कीमत है $33। चलिए और कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियों की चर्चा करता हूं जो प्रत्येक दिन हम खाते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन केला हम नहीं खा सकते। आइए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ है मक्के की कीमत में किस प्रकार से उछाल आई।
पहला ग्राफ देख रहे होंगे, जो डंडी है, पहली डंडी, वो दिसंबर 2020 की है। उस समय मक्के की कीमत कुल 1100 वॉन्ग था। वॉन्ग उत्तर कोरिया की करेंसी है। फरवरी 2021 आते आते मक्के की कीमत 3300 के पार चली जाती है, 3300 के ऊपर चली जाती है, मोर देन 3300 वॉन्ग। और वर्तमान जून 18 के आसपास में ये 3172 वॉन्ग के आसपास पे है। ये बात कर रहा हूं मक्के की, जबकि उत्तर कोरिया के लोग चावल खाना अधिक पसंद करते हैं। वहां चावल की खपत अधिक मात्रा में होती थी, परंतु महंगाई के वजह से लोग चावल के जगह पर मक्का को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि चावल की कीमत तो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। उत्तर कोरिया के जानकार महाशय बेंयामिन सिल्वरस्टाइन का मानना है कि उत्तर कोरिया की जनता मुख्य रूप से खाद्य सामग्रियों के लिए बाजार पर निर्भर करती है। सरकार वहां पर खाद्य सामग्रियों को वहां के नौकरशाहियों को प्रदान करती है, और वो भी इनफ नहीं होता है जिससे कि वो अपने पूरे परिवार का पालन कर सकें। उसके बावजूद भी नौकरशाहियों को खाद्य सामग्रियों को बाजार से खरीदना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा अध्ययनों के अनुसार से उत्तर कोरिया में कुल 8,60,000 टन खाद्य सामग्रियों की कमी है। अगर इन आंकड़ों को माने तो उत्तर कोरिया में अक्टूबर आते आते खाद्य सामग्रियों की कमी हो जाएगी। लोग भूखमरी पर उतर आएंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे, या फिर अपनी भूख को मिटाने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या भी करना शुरू कर देंगे। उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन इन सारी हालात के ऊपर कहता है, इसका सबसे बड़ा वजह पिछले साल आई तूफान, चक्रवाती तूफान और मौसम का मियाज के वजह से हुआ है। उन तूफानों में कुल 40,000 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गईं। उन तूफानों में कुल 16,680 घर बर्बाद हो गए। तब भी सरकार सोई थी, तब भी वहां की सरकार सोई थी कि 40,000 हेक्टेयर की जमीन की फसलें बर्बाद, 16,680 घर तबाह। उसके बावजूद भी सरकार को उसके आगे चिंता ही नहीं रहा। अगर हम रेडियो फ्री एशिया के रिसर्च के ऊपर आते हैं तो पता चलता है कि वहां की सरकार ने किसानों को, आम जनता को 2 लीटर यूरिन कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है। ये यूरिन जानवरों के भी हो सकते हैं और इंसानों के भी हो सकते हैं, ताकि इन यूरिन के माध्यम से फर्टिलाइजर बनाया जा सके। किसानों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आप मैन्योर का, जानवरों के मल का प्रयोग करें खेतों में, इंसानों का मल का प्रयोग करें खेतों में। आप समझ सकते हैं कि वहां की दुर्दशा क्या है, हालात क्या हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं। जिस देश का तानाशाह अपने जनता के प्रति उत्तरदायी ना हो तो उस देश के साथ तो ऐसा होगा ही, और जिस देश में किसान दुर्गति पे उतर आए तो उस देश की हालत तो ऐसा हो ही जाएगा। इस प्रकार की हालत होना कोई बड़ी बात नहीं है। 1990 के दशक में भी उत्तर कोरिया में एक आर्थिक संकट आई, और उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए वहां के सरकारों ने जंगलों को काट दिया। देखिए, मैं अभी बात कर रहा था मौसम का मिजाज के ऊपर।
अब देख लीजिए 1990 में जब आर्थिक संकट आई तो वहाँ के जंगलों को काट देने की बात कही गई और वहाँ पे ईंधन के लिए जंगलों को काटा भी गया। बाद में कुछ पॉलिसी बना करके जंगलों को पुनः जो है रिप्लेनिश किया जाने लगा था, लेकिन वो कम था। आज भी वहाँ पे जंगलों को साफ किया जा रहा है ताकि उन ज़मीनों पर खेती वगैरह किया जा सके। जब आप प्रकृति के प्रति निर्मोह बन जाते हैं तो कहाँ प्रकृति आपके प्रति वफादार रह सकती है। आपने प्रकृति को नष्ट करते रहें तो प्रकृति तो फिर अपना काम करेगी ही। प्रकृति आपके ही क्रियाओं के ऊपर तो अपनी प्रतिक्रिया रखती है। आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो प्रकृति इसका बदला तो लेगी ही। उन सारे क्रियाओं का प्रतिक्रिया तो वो दिखाएगी ही, और वो दिखाई। ये चक्रवात या मौसम का मिजाज का बदलना प्रकृति का खेल नहीं था। आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो प्रकृति आपके साथ खेली। आपने मौका दिया, आपकी पॉलिसी, आपकी नीति जो है वही गलत साबित हुई। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया में 2019 की बात कर रहा हूं मैं, कुल 27,500 हेक्टेयर की जमीन को जंगल को साफ कर दिया गया। 27,500 हेक्टेयर के जंगल को 2019 में ही, बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है। तो कैसे आप ये उम्मीद करें कि प्रकृति आपके साथ प्रेम करेगी, स्नेह देगी? ना, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करो और प्रकृति आपको प्रेम करे, स्नेह दे, ऐसा संभव नहीं मेरे भाई, कभी नहीं संभव है ऐसा। ऐसे हालात के पीछे वहाँ की सरकार कई कारणों का जिक्र किया, जिसमें उत्तर कोरिया में फर्टिलाइजर की भी संकट, इसी वजह से तो आम जनता को 2 लीटर यूरिन पहुंचाने की बात की गई, कंट्रीब्यूट करने की बात कही जा रही है। कोविड-19 महामारी की वजह से उसकी सीमा बंद है, इंटरनेशनल ट्रेड रुकी हुई है। सब कुछ के बावजूद भी उत्तर कोरिया अपनी सीमा से जुड़े हुए प्रतिबंधों को नहीं हटाती है और प्रतिबंध अभी भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी उत्तर कोरिया के ऊपर लागू हो जाते हैं, परंतु खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति में वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उस देश की खाद्य सामग्रियों के से संबंधित कुछ नहीं कहना चाहती। वो चाहती है कि आप व्यवस्था कर लें, जो देश आपकी सहायता करने को तैयार है वो उससे आप सहायता करें, हम उसके बीच में नहीं आएंगे। परंतु हथियारों के मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध वहाँ पे लागू हो जाएंगे। अगर 2020 की ताज़ा आंकड़े उत्तर कोरिया के जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर बात करें तो ये चीज़ क्लियर था कि 2020 के पहले चीन के साथ उत्तर कोरिया का जो व्यापार है 2.5 अरब करोड़ से लेकर 3.5 अरब करोड़ है, लेकिन वर्तमान 2021 में यह व्यापार जो है 50 करोड़ डॉलर ही मात्र रह गया है। और इसका मुख्य कारण कोरोना भी है कि क्यों कोरोना के वजह से ही चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उस पर रोक लगाई गई है। भाइयों, ये सारी कहानी, ये सारी तथ्य जो है कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई है। अगर हम अब भी अपनी आंखों को ना खोल पाएं और अपने देश के किसान
और जवानों के प्रति हमारे दिल में प्रेम ना जागा तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसी हालात भारत में भी पैदा हो जाएंगे और हमें विदेशी शक्तियों के ऊपर खाद्य सामग्री के लिए निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसानों को मारते चले जा रहे हैं। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं कि कर्नाटका में किसान परिवार ने आत्महत्या कर लिया, आंध्र प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या कर लिया, बिहार के किसानों ने आत्महत्या कर लिया। हमें इस देश के किसानों के लिए खड़ा होना होगा, ताकत बननी होगी, हिम्मत बननी होगी, उन्हें उसे ऊर्जा देनी होगी, सहारा बनना होगा। और जब तक अपने देश के किसानों के प्रति हम वफादार नहीं होंगे, अपने देश के किसानों के प्रति वफादार नहीं होंगे, इस देश को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। चाहे वो किसान पूंजीपति किसान ही क्यों ना हो, चाहे वो किसान गरीब क्यों ना हो। इस देश की तो हालत ये है कि सरकार ने कुछ पॉलिसी चला रखी है, स्कीम है, जिससे कि भारतीय किसानों को पूंजी की व्यवस्था की जाती है। वहां पर भी चोरी है, वहां पर भी चोरी है। सब्सिडाइज्ड लोन को प्राप्त करने के लिए भी किसानों को एड़ी चोटी करनी पड़ जाती है। और प्राप्त करने के पहले ही बैंकों के मैनेजर के पॉकेट भरने पड़ जाते हैं, बैंकों के मैनेजर के पॉकेट भरने पड़ जाते हैं। 50,000 की सहायता, 10,000 रुपया पहले ही ले लिए जाते हैं, बचता क्या है, और चुकाना होता है। जब ऐसी हालात हमारे देश में भी हमारे किसानों के साथ होती है तो हमें सजग तो रहना ही होगा, या फिर कह लीजिए हमें भी तैयार रहना होगा। और अगर हम इस वर्तमान हालत पर आ जाएं, कोरोना काल की बात कर लें, तो कोरोना काल में भारत की भी आर्थिक व्यवस्था चरमराई है, और अगर इसे मजबूत करना है तो हमें एक बार फिर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर आश्रित होना होगा। कैसे? इस प्रकार से कि किसान आत्महत्या कर लें, किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि हम चंपत कर जाएं सरकारी अफसर, सरकारी लोग, सरकारी मुलाजिम, तब तो फिर हमें तैयार होना होगा। तब तो इस देश का हर एक नागरिक को चापलूस बनना होगा, चोर बनना होगा, तभी तो ऐसी हालत से वो संभल पाएगा। क्योंकि ऐसी हालत से बचना है तो अभी से ही हमें संजोगना होगा, अनाजों को संजोगना होगा। पता नहीं कब हमारे देश में भी इस प्रकार के हालात आ जाएं। अगर हम इस वक्त और इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पूंजीपति उद्योगपति हो या फिर आम हमारे और आपके जैसा इंसान, हर किसी को किसानों के प्रति उत्तरदायी होना होगा। सरकार के साथ भी, सरकार को भी किसानों के विकास के लिए लिबरल पॉलिसीज लाने होंगे, जिससे किसानों को फायदा हो सके। कम से कम वो किसान आत्महत्या करने के लिए आतुर ना हो। इससे बड़ी ज्वलंत मुद्दा आज इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हमें उत्तर कोरिया में घटने वाली घटनाओं से सीख लेना होगा। अंततः आपसे यही कहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।